वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी परीक्षा, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा था और ये आपकी किताब मल्हार का पाठ 10 है। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। इसका अभ्यास कार्य हम आज के वीडियो में करेंगे। इस पाठ में आपने देखा होगा बहुत सारा अभ्यास कार्य है, तो इस सारे के सारे अभ्यास कार्य को हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपके हर पाठ में पहला प्रश्न होता है मेरी समझ से, तो वही यहाँ भी दिया गया है। तो दिया गया है, आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो क प्रश्न जो आपको दिया गया है ये है, आपके समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए, यानी कि आपको स्टार बनाना है उस प्रश्न के आगे जो आपके हिसाब से सबसे परफेक्ट आंसर है। प्रश्न है, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा। मतलब महाराज से जब दीवान ने कहा कि अब मैं कार्यभार नहीं संभाल सकता हूं, किसी और को आप दीवान बनाइए, तो राजा ने दीवान से ही ये क्यों कहा कि अब राज्य के लिए उत्तराधिकारी आप ही चुनिए, यानी कि उनका जो एक आगे उत्तराधिकारी, उनके बाद इस काम को कौन करेगा, उस व्यक्ति को चुनने का काम महाराज ने दीवान को ही क्यों दिया, किसी और से ये काम क्यों नहीं करवाया, या फिर खुद क्यों नहीं चुना दीवान को। वो कौन सी क्वालिटी थी दीवान की जिसकी वजह से उनको ये काम राजा ने सौंपा। तो यहाँ आपको 4 क्वालिटीज दी गई हैं, सादगी, उदारता, बल या नीति कुशलता। तो देखिए, सादगी की वजह से तो किसी को दीवान नहीं बनाया जा सकता था, ना ही दीवान चुनने के लिए सादगी की जरूरत होती है। उदारता भी एक दीवान के लिए बहुत आवश्यक गुण नहीं बन पाता है, क्योंकि उदार व्यक्ति होगा वो तो सबके लिए उदार हो जाएगा, वो सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाएगा। बल होना सही का चुनाव करने के लिए बहुत जरूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से नीति कुशलता बहुत जरूरी है, ये सही आंसर रहेगा आपका। इसी पर हमें स्टार बनाना है, क्योंकि इसका उत्तर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। क्योंकि हमारे हिसाब से दीवान को चुनने के लिए नीति कुशलता होना बहुत जरूरी है। जो नीति कुशल व्यक्ति होगा वही इतना जिम्मेदारी का काम कर पाएगा। बाकी जो गुण बताए गए हैं, सादगी, उदारता, बल, ये सब बहुत आवश्यक गुण है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन एक दीवान को चुनने के लिए, किसी व्यक्ति को दीवान का चुनाव करना है, तो उसे नीति कुशल होना चाहिए, उसे नीतियों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपने राज्य के लिए एक सही दीवान का चुनाव कर पाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था। दीवान साहब ने नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों किया था, यहाँ पर हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर भी। पहला है परमात्मा की याद, उनको परमात्मा की याद में जाना था, ईश्वर की प्रार्थना करनी थी। या फिर राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, उनके अंदर अब इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो राजकाज को संभाल पाए। बदनामी का भय, उनको बदनामी का डर था कि मेरी बदनामी हो जाएगी और काम करूंगा तो। या फिर 40 साल की नौकरी पूरी हो जाना। इनमें से क्या कारण था कि दीवान ने वो पद छोड़ना चाहा था। तो परमात्मा को याद तो दीवान के पद पर रहते हुए भी किया ही करते थे, आगे भी कर सकते थे। बदनामी का भय सही काम करने वाले को कभी भी नहीं होता है। 40 वर्ष की नौकरी पूरी हो जाना कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति काम करेगा उतना ज्यादा उसको अनुभव होता है। तो सही उत्तर यही आएगा आपका कि उनको अब शक्ति नहीं रही थी राजकाज संभालने की। तो सही उत्तर यही रहेगा, राजकाज संभालने योग्य शक्ति नहीं रही थी उनमें, इसलिए वो अब दीवान के पद से इस्तीफा देना चाहते थे, दीवान की नौकरी छोड़ने का फैसला किया था। आगे है आप शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। ठीक है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी को नाम दिया था परीक्षा। अपने समूह में चर्चा करके लिखो कि उन्होंने इस कहानी का ये नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। देखिए, कहानी है, ये परीक्षा है। एक तरीके से देखा जाए तो दीवान साहब की भी परीक्षा थी कि उन्हें अपने राज्य के लिए सही दीवान चुनना था। ये उनकी भी, अपनी खुद की भी परीक्षा थी, क्योंकि उनको पद छोड़ने के साथ साथ ही एक ऐसा व्यक्ति तलाश के देना था कि जो उस राज्य के लिए उसी तरीके से डेडिकेटेड रहे, उसी तरीके से देशभक्त रहे, जैसे को दीवान साहब सुजान सिंह रहा करते थे।
तो उनकी भी परीक्षा थी। साथ में वो परीक्षा ले रहे थे आने वाले दीवान की कि वो सही व्यक्ति है या नहीं है। तो पूरी की पूरी कहानी जो है ये कहीं ना कहीं परीक्षा पर ही आधारित है। परीक्षा लेते समय भी सुजान सिंह खुद भी एक परीक्षा दे रहे थे इस बात की कि क्या उन्होंने सही दीवान का चुनाव किया है या नहीं किया है। तो प्रेमचंद जी ने परीक्षा इसीलिए इसको नाम दिया होगा। साथ में सुजान सिंह ने उस युवक की भी परीक्षा ली थी, बोरी लाद करके जब गाड़ी में गए थे बैलगाड़ी में, तो वहां पर परीक्षा ली थी और पूरे महीने भी परीक्षा चलती रही थी। पूरी कहानी ही परीक्षा पर ही फोकस्ड है। हमसे पूछा जाता है कि उन्होंने इस कहानी को क्या नाम दिया हो गया होगा, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि यदि आपको इस कहानी के लिए कोई नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे, आपने ये नाम क्यों सोचा ये भी बताइए। तो अगर मुझे इस कहानी को नाम देना होता तो मैं लिखती दीवान की सूझबूझ, या दीवान की समझदारी, या फिर सही चुनाव, या फिर दीवान का चयन। कुछ भी नाम रख देते हैं हम लोग इस तरीके से, क्योंकि दीवान के चयन पर ही ये पूरी की पूरी कहानी घूम रही है। या फिर सुजान सिंह की समझदारी इसको नाम दे सकते थे हम लोग, क्योंकि सुजान सिंह की समझदारी से ही यहाँ पर नए दीवान की परीक्षा ली गई है, उसको चुनाव किया गया है, नया दीवान चुना। बाकी आप लोग अपनी पसंद से कोई भी नाम इस कहानी को दे सकते हैं और शीर्षक बता सकते हैं। आप लोग उसके बारे में कारण बता सकते हैं कि हमने ये नाम क्यों चुना है। अगला प्रश्न है आपका पंक्तियों पर चर्चा। आपको पंक्तियों पर चर्चा करनी है। तो कहानी में से चुनकर यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि उन विचारों को आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो यहाँ पर है, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम है और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। ये बात सुजान सिंह ने कही थी जब दीवान के चयन की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। तब वो बता रहे थे कि हमें इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की जरूरत थी जिसके मन में दया हो और साथ में जिसके अंदर आत्मबल हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो। क्योंकि जो मन से उदार हो, जिसका दिल उदार हो, सबके मुंह पर जो दया दिखाता हो, और आत्मबल वो होना चाहिए जिससे कि आपत्ति के टाइम पर भी वो व्यक्ति वीरता से सामना कर पाए। तो हृदय उदार था यहाँ पर जो नया दीवान चुना गया था उसका, क्योंकि उसने खुद घायल होते हुए भी, खुद के पैर में चोट लगी होने के बावजूद भी बूढ़े व्यक्ति की मदद की, उसकी गाड़ी को नाले में से पार निकलवाया। और आत्मबल था उसमें, क्योंकि घायल होने के बावजूद उसको यकीन था कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, और मदद की भी। खुद आपत्ति में था लेकिन तब भी उसने नई आपत्ति का वीरता के साथ सामना किया। किसी की व्यक्ति की मदद करने के लिए वो आगे बढ़ करके आया। तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में कम होते हैं, यानी कि ऐसे गुण वाले व्यक्ति जो खुद परेशानी में हो तब भी दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और जो होते हैं वो भी बहुत कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनको अपने इन गुणों की वजह से बहुत कीर्ति मिल चुकी होती है, बहुत बड़े पद मिल चुके होते हैं। तो वो लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। ये इन पंक्तियों का अर्थ हुआ। इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और कुछ और भी आप अगर सोचते हैं, कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। आगे है, कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। नौकरी की चाह में आए लोगों ने क्या क्या प्रयत्न किए, पहले हमें ये बताना है। नौकरी की चाह में जो लोग आए थे यहाँ पर दीवान की नौकरी पाने के लिए, उन्होंने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। उन लोगों ने, किसी ने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया था, किसी ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था, किसी ने योग का अभ्यास शुरू कर दिया था। लोग बहुत मीठा मीठा नौकरों चाकरों से बहुत अच्छी तरह से बोलने लगे थे। यानी कि अपने आप को अच्छा साबित करने की हर कोशिश वो लोग कर रहे थे। देखिए मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देती हूँ जहां पर ये प्रसंग आया था कि उन लोगों ने क्या क्या किया था। ये हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से, तो आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या किया था उन लोगों ने। तो यहाँ पर है ये बात, देखिए यहाँ पर विज्ञापन मिला, सब लोग पहुंच गए वहां पर। उसके बाद है, देखिए,
मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। यानी कि मिस्टर है कोई व्यक्ति, वो अपने घर में जब थे तब वो सुबह 9 बजे तक सोते थे, लेकिन अब जब वो महल में परीक्षा देने के लिए आए हैं तो सुबह सुबह उषा का दर्शन करते हैं। उषा कहते हैं अर्ली मॉर्निंग को, बेटा जल्दी सुबह को, यानी कि जल्दी सुबह उठ जाते हैं। मिस्टर द, स और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। नौकर परेशान थे, लेकिन ये सभी आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे, यानी कि नौकरों से बहुत सम्मान के साथ बात किया करते थे, जिनके घरों के नौकर इनसे बहुत परेशान थे। साथ में मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, लेकिन आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। उन्हें किताबें पसंद नहीं थी, लेकिन जब से वो यहाँ महल में आए थे परीक्षा देने के लिए, तब से बड़े बड़े ग्रंथ देखते थे, पढ़ते थे, उनमें डूबे रहते थे। जिससे भी बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। यानी कि सभी लोग नम्रता के साथ, सदाचार के साथ बात किया करते थे। लोग सोचते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरीके से पूछ काट ले, फिर कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। यानी कि सभी के सभी लोग, जितने भी लोग परीक्षा देने के लिए आए थे, सभी के सभी लोग फेक थे, झूठा आचरण कर रहे थे, अच्छा बनने का प्रयास कर रहे थे, अच्छा खुद को अच्छा साबित करने की वहां पर वो लोग कोशिश कर रहे थे, तमाशा कर रहे थे, झूठा झूठा नाटक कर रहे थे। आगे है प्रश्न, उसे किसान की सूरत देख सब बातें ज्ञात हो गई। किसान की सूरत देख करके उसे सारी बातें समझ में आ गई। तो खिलाड़ी को कौन सी बातें समझ में आई, क्या पता चल गई? खिलाड़ी ने जब किसान की सूरत देखी तो उसे समझ में आ गया कि ये किसान अपनी गाड़ी के साथ इस नाले में काफी देर से फंसा हुआ है, और साथ ही ये किसी से मदद मांगने के लिए भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये गाड़ी को अकेली छोड़ के नहीं जा सकता। और मुझसे मदद मांगने की भी इसकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इसको लगता है कि मैं दीवान की परीक्षा देने के लिए आया हूँ, इसलिए ये मुझसे भी मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये सारी की सारी बातें खिलाड़ी को किसान की सूरत देखते ही समझ में आ गई थी। आगे है प्रश्न, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। तो यहाँ पूछा गया किन आंखों में सत्कार था और किन आंखों में ईर्ष्या थी, क्यों? तो जो वहां के जो दीवान के जो वहां पर जो राज्य के जो दरबारी थे, जो रईस थे, उनकी आंखें भी, आपने ये प्रसंग पढ़ा होगा बेटा कहानी में, नहीं पढ़ा है तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, यहाँ से दिखा देती हूँ, ये आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है। तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा, ठीक है। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, उम्मीदवार दल की आंखें भी उधर को उठ गई। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। उन आंखों में यानी कि रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा, उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मतलब कि रियासत के जो कर्मचारी और रईस थे उन्होंने भी जानकी नाथ को देखा, और जो उम्मीदवार दल था, जो लोग परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, उन सब ने भी जानकी नाथ को देखा। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। रियासत के कर्मचारी और रईस जो जानकी नाथ की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में सत्कार था, और उम्मीदवार दल के लोग जो जानकी नाथ की तरफ देख रहे थे, उन आंखों में ईर्ष्या थी। रियासत के कर्मचारियों और रईसों की आंखों में सत्कार इसलिए था क्योंकि जानकी नाथ को नया दीवान घोषित कर दिया गया था, और वो उन सबका वो हेड था एक तरीके से अब से, इसलिए उन सबकी आंखों में उसके लिए सत्कार था। और जो बाकी उम्मीदवार दल था, उनकी आंखों में ईर्ष्या इसलिए थी क्योंकि उनके बीच में से ही निकल करके जानकी नाथ दीवान बन गया था, जबकि वो सब अपने आप को वहां पर एक तरीके से योग्य मान रहे थे, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे 1 महीने से, परंतु उनमें से कोई भी दीवान के पद के लिए नहीं चुना गया था, इसलिए उन्हें जानकी नाथ से ईर्ष्या हो रही थी। तो जो रियासत के कर्मचारी और रईस थे, उनकी आंखों में जानकी नाथ के लिए सत्कार था, और जो उम्मीदवार दल था, उनकी आंखों में जानकी नाथ को देख करके ईर्ष्या थी। ये यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो गया। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है खोजबीन। तो खोजबीन में हमें क्या खोजबीन करनी है? कहानी में से वो वाक्य खोज कर लाइए, लिखिए, जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। तो कौन सी पंक्तियां थी, देखिए यहाँ पर आएंगी। जिन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि जो युवक था उसे बूढ़े व्यक्ति की असलियत पता चल गई थी, कौन सी लाइन थी, हम पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो था, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान, ये लाइन आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ,
क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। ठीक है, ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर इस बात के लिए कि जहां शक हुआ था युवक को कि कहीं ये व्यक्ति सुजान सिंह तो नहीं है, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। इन लाइनों से पता चलता है। अगला है, नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। ये हमें पता चला था उन्हीं लाइनों से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। उन्हीं को देखिए यहाँ पर हम दोबारा पढ़ लेंगे कि मिस्टर अ 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द, सा और जा के में से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। यहाँ या तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, वरना ये केवल एक लाइन जो है इसी से समझ में आ रहा है कि सब तमाशा कर रहे थे। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता। ये लाइन आएगी इसके आंसर में बेटा। ठीक है, इस लाइन से पता चलता है कि ये सभी लोग वहां पर ढोंग कर रहे थे, वाकई में अच्छे नहीं थे, केवल अच्छे होने का दिखावा कर रहे थे। ठीक है, आगे है, हाँ तो आगे है कहानी की रचना। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। ठीक है, ये लाइन है। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। जैसे ही हम ये लाइन पढ़ते हैं, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, तो इस वाक्य को पढ़ करके हमारे सामने एकदम से खिलाड़ियों का सा चित्र आ जाता है। हम समझ जाते हैं कि खिलाड़ी कैसे दिख रहे होंगे। इसे बिंब विधान कहा जाता है बेटा। चित्रात्मक भाषा होती है जिसे पढ़ते ही हमारे सामने उस चीज का चित्र आ जाता है। तो ध्यान देंगे हम तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग इस कहानी में हमें दिखेंगे इस तरह के, जहां पर ऐसे चित्रात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो इस कहानी में और बहुत सी विशेष बातें होंगी जिनको हम समूह में मिलकर के सूची बनाएंगे। पहली बात तो यहाँ पर जो कहानी है इसमें चित्रात्मक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। साथ में देखिए आप, चित्रात्मक भाषा कई जगह इस्तेमाल हुई है जिसको हम समझ सकते हैं। ये मिस्टर अ ब सा वाली जो लाइन है कि भाई ये 9 बजे उठते थे, ये हम इमेजिन करने लग जाते हैं एकदम से कि किस तरीके से हो रहा है ये। साथ में हॉकी का खेल चल रहा है, वहां की बात आती है तो हमारे सामने बिंब आ जाता है। इसके साथ ही हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ, एक तरीके से इसमें संवाद वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। डायरेक्ट जो कहते हैं डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक तरीके से जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल बोलने वाले के शब्दों में ही हमारे सामने आ जाते हैं। तो भाषा बहुत सरल है, सहज भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है। साथ में इसके डायलॉग यानी कि जो वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं, जिससे कि बात बहुत आसानी से समझ में आती है और इंटरेस्टिंग लगती है। ये सारी की सारी इस कहानी की विशेषताएं हैं बेटे। ठीक है, आगे है समस्या और समाधान। इससे पहले देखिए पूरा हो गया, हाँ हो गया। समस्या और समाधान, इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान भी हैं। तो कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। महाराज के सामने समस्या ये आई कि उनके दीवान अब नौकरी से त्याग पत्र देना चाहते थे, दीवान की नौकरी छोड़ना चाहते थे और उनके पास कोई दीवान के पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं था। तो इसका समाधान उन्होंने ये खोजा कि दीवान से ही कहा कि अपने पद के लिए योग्य व्यक्ति वही तलाश करेंगे। अब दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। दीवान के सामने समस्या थी कि अब उनकी उम्र बढ़ रही थी, इस वजह से उनके अंदर अब ये शक्ति नहीं रह गई थी कि वो राज्य का काम अच्छी तरह कर पाए। इसका समाधान उन्होंने ये खोजा कि अब वो नौकरी छोड़ देंगे। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। नौकरी के लिए आए लोग जो थे उनके सामने समस्या ये थी कि उनको ये पता नहीं था कि दीवान का चुनाव करने वाले लोगों को उनसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या गुण उनके अंदर चाहते हैं। इसका समाधान उन्होंने ये खोजा कि अपना अपने अंदर जो उनके क्वालिटीज थी वो दिखाने लगे। जैसे खेलों में एक्सपर्ट जो था वो खेल दिखाने लगा और साथ में सभी के सभी अपने अच्छे होने को साबित करने का प्रयास करने लगे। सभी अच्छा आचरण करने लगे सभी के सभी, ताकि उनके आचरण की वजह से उनका दीवान के पद पर चुनाव हो जाए। ठीक है, आगे है मन के भाव। स्वार्थ था, मद था,
मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, ये सभी नाम है। स्वार्थ था, मद था, उदारता, वात्सल्य, ये सब के सब नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं है, ये भावों के नाम है, जिसे आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब मन के भावों के नाम है। आप कहानी में से ऐसे ही नाम खोज करके इन जगहों पर लिख सकते हैं। तो कहानी हमें दोबारा से बेटे देखनी पड़ेगी, सारे के सारे भाव ढूंढेंगे इसमें से हम, भाव क्या क्या होते हैं वो हम ढूंढेंगे इसमें से। देखिए, चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग, ढूंढेंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो विनय करना, विनय करना भाव है। साथ में अवस्था ढल गई, भूल चूक होना, बुढ़ापा अपने आप में एक भाव है। बुढ़ापा, बुढ़ापा लिख सकते हैं हम लोग एक। साथ में नेक नामी लिख सकते हैं, अनुभवशील लिख सकते हैं, ठीक है, नीति कुशल लिख सकते हैं। ये वैसे विशेषण है, ये दोनों, इनको छोड़ देंगे हम, ये दोनों नहीं लिखेंगे, विशेषण है ये, इनको नहीं लिखेंगे। बुढ़ापा और नेक नामी लिख लेंगे हम लोग। आगे दो हो गए हमारे पास, बुढ़ापा और नेक नामी। इसके बाद आगे, इसके बाद है हाँ, ग्रेजुएट हो, होस्ट पोस्ट होना, ये भी नहीं आएंगे। उम्मीदवारों का रहन सहन, यहाँ से ढूंढ रहे हैं हम लोग अभी। तो दो तो मिल गए हमें, आगे भी ढूंढेंगे हम लोग। सादगी एक भाव है, ये सादगी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, सादगी भी लिख सकते हैं हम लोग। तो सादगी लिखेंगे एक हम यहाँ पर, ठीक है, सादगी आ गया एक। इसके बाद ग्रेजुएट आ गया एक, और ढूंढते हैं, और ढूंढ रहे हैं हम अभी। देखिए चलिए आगे और पढ़ेंगे हम लोग। घृणा, घृणा भी भाव है, घृणा नाम भी है एक भाव का। नम्रता, सदाचार, ये भी भाव है, इनका नाम है भावों का, इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। और आगे, और आगे देख रहे हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये सारे के सारे शब्द लिख देंगे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं और कुछ मिलेगा तो। इतने ही शब्द काफी हो जाएंगे लिखने के लिए हमारे पास, इनको ही हम लिख देंगे आगे, ठीक है। चलिए, संदेह, संदेह भी आ जाएगा इसमें, संदेह भी भाव है, संदेह हुआ, ठीक है। इसके अलावा और देखते हैं, चुनाव, चुनाव भी एक भाव है, नाम है भावना का, क्रिया का नाम है ये, क्रिया कह सकते हैं इसको। उत्सुक थे, भाव है ये भी, ठीक है। निराशा, आशा, ये भी भाव है, ठीक है। आगे इन सबको हम यहाँ पर लिख लेंगे बेटे, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे, इनसे ही हमारा ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। इन सब भावों को यहाँ पर लिख सकते हैं। भाव क्या क्या थे? आशा, निराशा, आशा, निराशा, चिंता, और सदाचार, शंका। और देखते हैं क्या क्या अंडरलाइन किया था, मैं तो भूल गई। ऊपर देखते शुरुआत में जो प्रश्न शब्द थे वो हम देख लेते हैं। यहाँ से शुरू में हमने देखे थे नेक नामी और बुढ़ापा, इनको भी ले लेंगे वहां पर हम, नेक नामी और बुढ़ापा, इनको भी लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारे सर्कल पूरा हो जाएगा। नेक नामी और बुढ़ापा, ये सबके सब भावों के नाम है, भाववाचक संज्ञा जो कही जाती है। सॉरी,
बुढ़ापा, यानी कि बिंदी आ जाएगी। ठीक है, ये सारे भाव के नाम है। आगे है अभिनय। तो कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई, मतलब वो आपस में डायलॉग बोल रहे हैं। ये भी बताया गया है कि इन दोनों ने ये बातें कैसे बोली, किस भाव के साथ बोली। तो अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाव को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर रोल प्ले करना है सुजान सिंह और जो लड़का था, दोनों के हिसाब से आप वहां पर एक्टिंग करेंगे। तो आपके प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। आपको एक क्लास में जाकर के एक्टिंग करके इनकी बोल करके डायलॉग दिखाने हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं विपरीतार्थक शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, मतलब कि आपकी शिक्षा कितनी है इस बात पर कम विचार किया जाएगा, आप कितने कर्तव्य को निभाने वाले हैं इस पर अधिक विचार किया जाएगा। इसमें कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक, कम का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है, उल्टा अर्थ कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। तो ऐसे ही कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं जिनको हमें मैच करना है, इनको दोनों स्तंभों को मिलाना है। तो मिलाएंगे यहाँ पर। आना का अपोजिट हो जाएगा जाना, गुण का हो जाएगा अवगुण, आदर का हो जाएगा अनादर, ये आप मिला सकते हैं बेटा। स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ, कम का हो जाएगा अधिक, दयालु का हो जाएगा निर्दयी, योग्य का हो जाएगा अयोग्य, हार का हो जाएगा जीत और आशा का हो जाएगा निराशा। तो ये आपकी पूरी टेबल दोनों की दोनों मैच हो जाती हैं। इसके बाद है कहावत। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, यानी कि जो व्यक्ति गहरे पानी तक जाता है उसको ही मोती मिलता है। मोती गहरे पानी के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने पर ही उनको सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खो जातिन पाइया गहरे पानी पैठ, यानी कि परिश्रम का फल जरूर मिलता है। जिसने खोजा है उसको जरूर मिल जाता है गहरे पानी में जाने के बाद जो मोती बैठा हुआ है वो। तो कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे कोई व्यक्ति अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिव वे में, ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके घर के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग भी ऐसी कहावतों का इस्तेमाल करते होंगे जिन्हें आप इंग्लिश में ईडियम कहते हैं। तो ऐसी कुछ कहावतें आपके यहाँ सिलेबस में दी गई हैं, इनके भावार्थ भी दिए गए हैं। आपको इन भावार्थों को कहानी से जोड़ करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। यहाँ पर आपको पहली कहावत जो दी गई है लोकोक्ति होती है, ये इसे लोकोक्ति कहते हैं बेटा। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वो उसका दिखावा करता है। तो यहाँ पर अधजल गगरी छलकत जाए, कहीं ना कहीं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब के लिए जो परीक्षा देने के लिए आए थे दीवान के। बहुत सारे युवक वहां दीवान के लिए परीक्षा देने आए थे जिनके अंदर गुण भी नहीं थे और वो लोग घमंड के साथ बातें किया करते थे, बहुत घमंड में रहते थे कि अब हम दीवान बन जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। जिस समय सुजान सिंह ने एक दीवान चुन लिया उसके बाद जो बचे हुए उम्मीदवार थे वो सब पछताने लगे, क्योंकि वो सब नकली व्यवहार दिखा रहे थे। उन सब के अंदर वाकई में कोई अच्छा गुण नहीं था, वो सब झूठा नाटक कर रहे थे। अब वो पछताने लगे कि काश हमने भी अपना आचरण अच्छा रखा होता, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। अगला आपको दिया गया एक अनार 100 बीमार। तो इसके लिए कोई एक ऐसी चीज जिसके लिए हजारों चाहने वाले हों। तो दीवान का पद खाली हुआ, उसके लिए विज्ञापन छपा तो हजारों लोग उस नौकरी के लिए वहां पर पहुंच गए। इसे ही कहा जाएगा एक अनार 100 बीमार, यानी कि नौकरी तो एक ही थी, उसको पाने की इच्छा रखने वाले हजारों थे। आगे है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते। तो जो दीवानी के लिए उम्मीदवार आए हुए थे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, सदाचार की, परोपकार की, परंतु करते नहीं थे। उन्होंने जब किसान को, बूढ़े किसान को नाले में फंसा देखा तो उनमें से कोई भी उसकी मदद करने के लिए रुका नहीं, जबकि वो सभी के सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। इसी को कहा जाता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आगे है जहां चाह वहां राह,
जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी बन जाता है। तो व्यक्ति था, जो युवक था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, वो पीछे पीछे धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसने जब किसान की गाड़ी को वहां फंसा हुआ देखा तो उसने फैसला कर लिया कि वो उसकी मदद करेगा। तो घायल होने के बावजूद भी युवक ने जब किसान को मदद की तो उसकी गाड़ी वहां नाले में से निकल गई। थोड़े प्रयास के बाद गाड़ी नाले में से निकल गई। इसी के लिए कह सकते हैं कि जहां चाह वहां राह। आपको संकेत दिया गया था, मैंने देखा नहीं कि विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। यही हमने भी दिया था उदाहरण बेटे। आगे है पाठ से आगे। पाठ का अभ्यास आपका हो चुका है। पाठ से आगे कल्पना में करना है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन को दीवान ने निकलवाया होगा, क्योंकि राजा ने ही दीवान को अपनी जगह नया दीवान चुनने का आदेश दिया था कि नया दीवान आप ही चुनेंगे। तो नया दीवान चुनने के लिए वो विज्ञापन दीवान ने ही दिया होगा। ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि जो दीवान था वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता था। उसके ऊपर राजा को भरोसा था, इसलिए राजा ने खुद विज्ञापन ना निकाल करके दीवान से ही विज्ञापन निकलवाया होगा। अगला है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? हमें कल्पना से बताना है। क्योंकि दीवान के पद के लिए नौकरी का इश्तिहार आया था, विज्ञापन आया था। दीवान का पद राजा के बाद का ही पद होता है इमीडिएटली, और बहुत बड़ा पद होता है। उसके लिए ऐसे विज्ञापन दे करके दीवान ढूंढा जा रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी, वरना कई बार ऐसा होता रहा होगा इससे पहले कि दीवान खुद ही किसी एक व्यक्ति को चुन करके दीवान बनवा देता होगा। बल्कि राजा भी किसी दीवान को अनुमति नहीं देते होंगे कि आप दीवान चुनिए, खुद ही किसी न किसी को दीवान चुन लेते होंगे। तो ऐसा बहुत ही हैरानी की बात थी कि किसी को दीवान को कहा गया कि अपने पद के लिए आप ही नए व्यक्ति का चुनाव करें, और वो अखबार में विज्ञापन दे रहा है, जगह जगह विज्ञापन दे रहा है। उसकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे वो डायरेक्ट विज्ञापन दीवान के लिए चुन सके। वो सबसे योग्य व्यक्ति को दीवान बनाना चाहता था। इसलिए इस विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया, क्योंकि हर व्यक्ति देश का दीवान बनना चाहता था। आगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे विज्ञापन। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। तो कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। तो आपको संकेत दिया गया है, विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हाशिया बनाइए। चौकोर कागज लीजिए, उस पर आप बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे आपका चौकोर कागज है, उस पर ऐसे आप बॉर्डर बनाइए। देखिए, इस तरीके से आप बॉर्डर बनाइए, उसके अंदर आप विज्ञापन बनाइए। विज्ञापन हमेशा ऐसे बॉक्स के अंदर बनाया जाता है बेटे। तो आपको यही करना है। चौकोर कागज पर आपको हाशिया बनाना है। उस पर अंदर हाशिए के अंदर खाली स्थान पर सुंदर लिखाई चित्र रंग के इस्तेमाल करके आप सही सारी की सारी जानकारी लिखिए और उसका एक विज्ञापन बना दीजिए। विज्ञापन बना करके मैं अभी आपको पाठ के बाद में दिखा भी दूंगी बेटा, है। रंगों का, चित्रों का विज्ञापन भी हम बना सकते हैं। तो आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन पर, दूरदर्शन पर बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे। आपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए। आपको ये विज्ञापन क्यों अच्छा लगता है? कोई विज्ञापन आप याद कीजिए जो आपने देखा हो। उसके बारे में आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बेटे जरूर बताइएगा, और अपने समूह में भी बताइएगा। अपने समूह में विज्ञापन बिंदुओं को लिख लीजिए। ठीक है, विज्ञापन से लाभ होते हैं, हानि होती है, या दोनों? अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ पॉइंट। विज्ञापन से लाभ भी होते हैं और विज्ञापन से हानियां भी होती हैं। विज्ञापन से हमें पता चलता है कि बाजार में क्या क्या प्रोडक्ट आए हुए हैं, किस काम के लिए आए हुए हैं, कितनी उनकी कीमत है, कहाँ से मिल सकते हैं, उनके साथ कोई ऑफर है तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। ये सारी बातें हमें विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन से किसी भी उत्पाद के बारे में पता चलती है। हानि ये होती है कि विज्ञापन की वजह से कई बार जो उत्पाद होते हैं बहुत महंगे हो जाते हैं, क्योंकि विज्ञापन खर्चीले होते हैं। साथ में कई बार विज्ञापनों में सच्ची बात नहीं बताई जाती है, झूठी भी बात बताई जाती है। कई बार हम विज्ञापन इतने ज्यादा आकर्षक होते हैं कि विज्ञापन देख करके ऐसी चीजें भी खरीद लाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। तो विज्ञापन से लाभ भी होते हैं और बहुत सारी हानियां भी होती है। अब आगे है परीक्षा कहानी। जहां समाप्त होती है उससे आगे क्या हुआ होगा? आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। मेरी कल्पना के हिसाब से कहानी परीक्षा जहां समाप्त होती है वहां पर युवक जो है वो यहाँ पर दीवान बन जाता है। उस युवक के दीवान बनने के बाद की कहानी हम लोग लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे?
देखिए यहाँ पर इसका लड़के का नाम क्या था, देखिए हम लोग देख लेते हैं। उस लड़के का नाम था जानकीनाथ। तो जानकीनाथ जब रियासत के दीवान बन गए यहाँ के, तो उसके बाद वहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जानकीनाथ के पास आने लगे। जानकीनाथ ने उन लोगों की समस्याओं को बड़ी समझदारी से शॉर्ट आउट किया, समस्याओं को बड़ी समझदारी से सुलझाया। थोड़े दिनों में ही वो भी राजा के बिल्कुल विश्वस्त बन गए, जैसे कि सुजान सिंह हुआ करते थे। और सुजान सिंह जो थे उनको उसके बाद भी जानकीनाथ बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत सीनियर थे, सम्माननीय थे। और जानकीनाथ जो थे वो सुजान सिंह से अपने काम के लिए कुछ दिनों तक काफी उनसे सुजान सिंह से सलाह लेते रहे। ये बातें मेरे हिसाब से आती हैं। आगे आपकी बात, यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? अगर हम दीवान साहब की जगह होते तो व्यक्ति के अंदर सहृदयता है तो देखते ही, साथ में हम उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति भी डालते, यदि युद्ध की परिस्थिति बन गई तो देश के लिए क्या कर सकता है, या फिर उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या योजना होगी, देश को युद्ध से कैसे बचा सकता है। अपने लोगों के लिए बहादुरी की उसकी परीक्षा ली जा सकती थी, उसकी नीति कुशलता की परीक्षा ली जा सकती थी, उसकी प्रॉम्प्ट रिएक्शन की, यानी कि कोई परेशानी आ जाए तो तुरंत कैसे प्रतिक्रिया देगा, उसकी परीक्षा ली जा सकती थी। हम होते तो इस तरह की परीक्षाएं भी साथ में लेते। मैं होती तो बेटे मैं दीवान के अंदर बहादुरी का गुण, समझदारी का गुण, हाजिर जवाबी का गुण, नीति कुशलता का गुण, सहृदयता का गुण और ईमानदारी का गुण देखती। तो गुणों की परख के लिए हम भी अलग अलग परीक्षाएं ही लेते। आगे है नया पुराना, तो कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुराना सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वो आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वो आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूछिए। मेरे लिए नई वस्तुएं क्या क्या है? मेरा मोबाइल एक नई वस्तु है मेरे लिए, इसको मैं यहाँ पर लिख लूंगी, है ना। मेरा फोन नई वस्तु है, क्योंकि मुझसे पुरानी पीढ़ी में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता था। मेरे लिए नई वस्तु है मोबाइल। पुरानी वस्तु है लैंडलाइन फोन, ठीक है। लैंडलाइन फोन पुरानी वस्तु बन चुका है आज, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तु है फोन ही है, मोबाइल फोन ही है। और परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं क्या क्या है? किताबें। आजकल किताबों का काम बहुत कम होता है। एक एक कॉलम हम लोग करके कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मेरे लिए नई वस्तुएं क्या क्या है? मेरे लिए नई वस्तुओं में मोबाइल फोन आ जाता है, मोबाइल के ऐप आ जाते हैं, ई बुक आ जाती है, नई चीज मेरे लिए एक तरीके से। इन सबको मैं यहाँ पर लिखूंगी। मोबाइल नई चीज है, लैपटॉप नई चीज है, ठीक है। इंटरनेट नई चीज है, मोबाइल नई चीज है, लैपटॉप नई चीज है, गाड़ी नई चीज हो सकती है, ठीक है। मेरे लिए पुरानी वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं? लैंडलाइन फोन हो सकता है, किताबें हो सकती हैं, पुराने टाइम में भी इस्तेमाल की जाती थी। साथ में कॉमिक्स हो सकते हैं। आजकल कॉमिक्स पुरानी चीज हो गई है, बहुत ज्यादा बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। हमारे टाइम में कॉमिक्स बहुत पढ़ी जाती थी। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं फोन हो सकता है, मोबाइल, है ना। एलईडी टीवी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है नया? नई चीजों में यहाँ पर उनके लिए कोई गाड़ी हो सकती है, कोई फोन हो सकता है, कोई कैमरा हो सकता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपको लगता है। साथ में परिवार के बड़ों के लिए पुरानी वस्तुओं में लालटेन हो सकती है, लटकने वाला ताला हो सकता है, ताला चाबी, है ना। आजकल सेंट्रल लॉक लगने लगे हैं। साथ में पुराना फ्रिज हो सकता है, आजकल नए जमाने के फ्रिज आने लगे हैं। टीवी हो सकता है, पुराने टीवी डिब्बे जैसे होते थे, नए एलईडी आने लग गए हैं। तो इस तरीके से चीजें आप लिख सकते हैं। आगे है वाद विवाद। आपस में हॉकी का खेल हो जाए, ये भी तो आखिर एक विधा है। तो क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। कक्षा में पहले कुछ समूह बनाए, आपको क्लास में कुछ ग्रुप बनाने हैं। फिर पर्चे निकाल करके फैसला कीजिए कि कौन समूह पक्ष में बोलेंगे, कौन विपक्ष में बोलेंगे। एक समूह बोलेगा कि हॉकी एक विधा है, और दूसरा बोलेगा कि हॉकी एक विधा नहीं है।
तो आधे समूह उसके पक्ष में तर्क देंगे, आधे समूह उसके विपक्ष में तर्क देंगे। सभी समूहों को बोलने के लिए 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा और ध्यान रखें कि प्रत्येक समूह का प्रत्येक सदस्य चर्चा करने, तर्क देने आदि कार्यों में भाग अवश्य ले। मतलब हर व्यक्ति एक बार जरूर बोले, हर बच्चा इस चर्चा में कम से कम एक बार जरूर बोले, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता था। तो अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, पढ़ते हैं, अपने अंदर कोई ना कोई कला विकसित करते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, संगीत सीखते हैं, कोई ना कोई नई स्किल सीखते हैं। ये सब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? हाँ, बिल्कुल अंतर है। स्वयं को अच्छा दिखाना है, उसमें हम प्रिटेंड करेंगे कि हम अच्छे हैं, हम नाटक करेंगे ताकि दुनिया ये माने कि हम अच्छे हैं। लोगों को दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे हैं, चाहे हम मन से उस काम को ना करें, केवल दुनिया को दिखाने के लिए हम ऐसे काम करेंगे जिनसे साबित हो कि हम अच्छे हैं। लेकिन जब हम खुद में अच्छे होते हैं तो हमें इस बात की परवाह नहीं होती है कि दुनिया को दिखाना है या नहीं दिखाना है। हम अच्छा काम करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं करते। हमारा मन करता है वो हम करते हैं और वो काम अच्छा होता है, तो इसे कहते हैं स्वयं में अच्छा होना। आगे है आपका परिधान। तरह तरह के कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है, ड्रेस का नाम है, कॉस्ट्यूम का नाम है और कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नामों को उनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं वो भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे हिसाब से लहंगा दिया हुआ है, फिर गमछा दिया हुआ है, तीसरा दुपट्टा दिया हुआ है, तो हमें इनसे मिलाना है इनको। सबसे पहले लहंगा है, लहंगे से मिला देंगे। दूसरा गमछा है, गमछे से मिला देंगे और तीसरा दुपट्टा है, दुपट्टे से मिला देंगे। हमारे यहाँ इनको यही बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दुपट्टे को दुपट्टा ही बोलते हैं, गमछा को गमछा ही बोलते हैं और लहंगा को लहंगा ही बोलते हैं बेटे। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। आगे है फिरन, धोती, अचकन और पगड़ी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दी गई है ये धोती है, तो धोती को धोती से मिला देंगे, इसको हमारे यहाँ धोती ही कहते हैं। फिरन कहते हैं कश्मीर में पहना जाता है, लंबा कुर्ते जैसा होता है, इसको हमारे यहाँ भी फिरन ही कहेंगे। अगला है अचकन। तो अचकन इसको कहते हैं जो कोट जैसी होती है और पगड़ी सिर पर पहनी जाती है, तो पगड़ी को हमारे यहाँ भी पगड़ी ही कहते हैं और अचकन को भी हमारे यहाँ अचकन ही कहते हैं। आपके यहाँ कुछ और कहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं बेटा। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर पूरी हो गई। आपकी परीक्षाएं यहाँ पर दिया गया है आपको। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। हम बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत सी परीक्षाएं देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। ये भी बताइए कि किसने कब कैसे और क्यों वो परीक्षा ली। हो सकता है आप स्कूल में एडमिशन लेने गए हो तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हो, आपकी परीक्षा थी। आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हो कि आपने आज क्या क्या किया, क्या क्या खाया, या टीचर आपसे पूछते हो कि आप क्या क्या याद करके आए, आपसे पूछे जाते हो, प्रश्न पूछे जाते हो, या फिर क्लास में पाठ पढ़ाते टाइम आपके टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हो, तो वो सबके सब परीक्षाओं में आ जाते हैं। आपसे कब किसने परीक्षा ली आप बता सकते हैं। संकेत है जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना कि मुझे साइकिल चलाना आता है, या स्कूल या घर पर कोई परीक्षा देना। आप एनुअल एग्जाम देते हैं, मिड टर्म एग्जाम देते हैं, वो सभी परीक्षाएं ही हैं। किसी को किसी काम की चुनौती देना कि ये मुझे करके दिखाओ, ये भी परीक्षा होती है। अब आगे आपको दिया गया है आज की पहेली। तो आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ पर दिए गए चित्र ऐसे हैं, एक जैसे हैं या भिन्न। इन चित्रों में कुछ अंतर हैं, तो आपको ढूंढ करके बताना है कि इनमें क्या अंतर है। तो चलिए ढूंढते हैं इन दोनों चित्रों में अंतर हम लोग। तो आप बताइए मुझे कुछ अंतर आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहला तो थैला यहाँ पर बड़ा है, यहाँ छोटा थैला है। और देखते हैं यहाँ पर बूढ़ी अम्मा के हाथ की चूड़ियां रेड है, यहाँ पर चूड़ियां पर्पल हो गई हैं। और देखते हैं बेटे यहाँ पर जो ये जानवर है इसका मुंह इस तरफ को है, यहाँ पर मुंह उल्टी तरफ को है।
और ढूंढते हैं, चलिए जल्दी से ढूंढिए बेटे। पेड़ यहाँ पर कम है, यहाँ पर पेड़ कम है ये, और यहाँ पेड़ ज्यादा है, दिख रहे हैं। ठीक है, और ढूंढते हैं बेटे। पीछे की बिल्डिंग जो है उसका स्ट्रक्चर अलग तरह का है, यहाँ पर अलग तरह का है। और ढूंढिए बेटा। यहाँ पर लैंप पोस्ट जो है इस पर लाइट नहीं दिख रही है, यहाँ पर रेड लाइट दिख रही है। ये सारे के सारे अंतर आप बता सकते हैं। इनके अलावा भी आपको कोई अंतर दिख रहे हो तो आप वो भी बता सकते हैं। आगे चलते हैं। झरोखे से तो पाठ में दिया गया QR कोड जो है उसके माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ सकते हैं। इस कहानी में भी कोई किसी की परीक्षा ले रहा है। ये जो QR कोड है शुरुआत में, इसको आप गूगल लेंस से अगर स्कैन करेंगे तो वहां पर आपको एक कहानी मिल जाएगी। उस कहानी को आप पढ़ सकते हैं। ये होता है गूगल, इसको कहा जाता है QR कोड। इसको आप गूगल लेंस से अगर स्कैन करेंगे तो आपको एक कहानी मिलेगी। इसको स्कैन करने पर उसमें भी कोई किसी की परीक्षा ले रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आगे है, आगे चलते हैं। तो खोजबीन के लिए आपको दिया गया है कि पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं। उसमें प्रेमचंद के बारे में और चीजें भी बताई गई हैं, साथ में उनकी और कहानियां भी यहाँ पर दी गई हैं। ईदगाह, नादान दोस्त और दो बैलों की कथा, ये कहानियां भी इस QR कोड पर दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ईदगाह बहुत सुंदर कहानी है हामिद की, जो कि ईदगाह जाता है बच्चा, उसके पास 3 पैसे हैं, वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है। नादान दोस्त में 2 बच्चे हैं, जो कि केशव नाम से लड़का है, वो चिड़िया ने अंडे दिए हैं, किसी जाल पक्षी ने अंडे दिए हैं, उनको बचाने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए उठा करके रख देता है, उस चक्कर में अंडे फूट जाते हैं। 2 बैलों की कथा में 2 बैलों की कहानियां हीरा और मोती की, जो कि कई बार अपनी आजादी के लिए जगह जगह फंसते हैं और अल्टीमेटली अपने घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा खत्म हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि विज्ञापन कैसे बना सकते हैं आप। तो विज्ञापन बनाने के लिए आपको इस तरीके से कोई बॉक्स बनाना होगा आपकी कॉपी में। आप चाहें तो पूरा विज्ञापन बनाने के बाद भी बॉक्स बना सकते हैं। विज्ञापन में आपको लिख सकते हैं, आवश्यकता है मेरे पास बेटा यहाँ बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आप छोटा छोटा लिख सकते हैं ना, एक नीति कुशल दीवान की। ठीक है, इसके बाद आप परीक्षा के बारे में यहाँ बता सकते हैं कि सभी उम्मीदवारों को 1 महीने के लिए राजमहल में आकर रहना होगा, उनकी परीक्षा ली जाएगी और चुने हुए उम्मीदवार को दीवान बनाया जाएगा। दिनांक इतने को राजमहल पहुंचे, आदेशानुसार दीवान सुजान सिंह। इस तरीके से विज्ञापन बनाया गया होगा बेटे। तो विज्ञापन हमेशा बॉक्स के अंदर बनाया जाता है। आप इसको एक काम और भी कर सकते हैं कि पहले विज्ञापन लिख लीजिए और उसके बाद उसको बॉक्स में कवर कर दीजिए, ताकि बॉक्स के बाहर वो ना जाए। तो इस तरीके से विज्ञापन लिखे जाते हैं। तो इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हो चुका है, परीक्षा नाम से, जो कि कहानी थी प्रेमचंद जी की लिखी हुई। इसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारा खत्म हो चुका है, अभ्यास कार्य खत्म हो चुका है, और इस तरीके से पाठ पूरा हमारा पूरा हो गया। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ये जो है पाठ पढ़ा था और आज की वीडियो में हमने इसका अभ्यास कार्य किया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी का, आपका संस्कृत का यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी चीजों का भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए बनाने की। तो चैनल बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।